हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पिता, राहुल, केशव। इधर भी देख लेता हूँ मैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। बाकी लोग कहाँ हैं? सभी लोग फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट 1 मिनट का वेट करते हैं और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी एनालिसिस पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट इन द सेंस कि जैसे हमारे मेश एनालिसिस कैसे लगाते हैं, नोडल कैसे लगाते हैं, थेवेनिन थ्योरम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्टन कैसे लगाते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो आपका जो डिफरेंस है अभी तक जो मैंने बताया ना उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो डीसी में पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट आपको एसी में भी लगाना है, लेकिन एक जगह यहाँ पे चेंज है। किसमें? आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसमें चेंज है। डीसीमो थ्योरम कुछ और थी, एसीमो थ्योरम कुछ और है, तो उसको हम एसी के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का एम है। और इतना कंप्लीट करने के बाद इवनिंग में जो क्लास होगी आपकी नेटवर्क की, उसमें मैं आपका ट्रांजिएंट वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, तो हम लोग पहले से प्लान कर चुके चीज़ें कैसे कैसे हमको लेकर चलनी है। तो चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा फोकस ज़्यादा बना कर रखिएगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा फास्ट चल रही हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इस वजह से। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको वी नॉट आर एम एस निकालना है। यहाँ पे जो नॉट लिखा है इसका मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। वी मतलब वोल्टेज, नॉट मतलब आउटपुट, और उसका कौन सी वैल्यू निकालनी है? आपको आर एम एस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास सोर्स दिया हुआ है। सोर्स का प्लस टर्मिनल यहाँ पे है और माइनस टर्मिनल यहाँ पे है। ठीक है, और आपके पास जो ये वोल्टेज है वी नॉट उसका प्लस कहाँ पे है? यहाँ पे है, और उसका माइनस यहाँ पे है। ओके, अब आपको सोर्स की वैल्यू देखनी। सोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 20 sin 2t। ठीक है ना, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं? Vm sin ओमेगा टी। तो ये जो 2 है यहाँ पे हमको क्या बता रहा है? 2 किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये 2 क्या बताता है कि किसकी वैल्यू? ये ओमेगा की वैल्यू है। और जब हमको ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो 2 हेनरी है वो क्या बन जाएगा? जे एक्सएल। जे एक्सएल मतलब क्या? जे ओमेगा एल। जे ओमेगा एल मतलब क्या? जे ओमेगा की वैल्यू है 2, तो 2 × एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 4J। अब देखो, अभी तक पहले इसकी यूनिट हेनरी थी, लेकिन अभी जब से 4J बन गया है ना ये, तब से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। तो कहने का मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस की भी यूनिट क्या है? ओम। और ये जो 4J बन चुका ये भी यूनिट क्या बन चुकी है इसकी? ओम। सिमिलरली यहाँ पे 1/6 फैरेड है, इसको भी आप चेंज कर लो कैसे? -J/ओमेगा सी। अगर पुट करोगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा? -J/ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2, और इसकी वैल्यू 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये -3J। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको आपने चेंज कर लिया। सभी यूनिट को क्या बना लिया आपने? ओम ओम बना लिया। ये भी ओम है, ये भी ओम बन गया, और ये भी ओम बन गया। अब मुझे बताओ ये तीनों आपस में क्या है? सीरीज में है कि नहीं है? ऑब्वियसली सीरीज में है यार, ये तीनों आपस में सीरीज में है। और यहाँ पे टोटल वोल्टेज दिया है। तो अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट में वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करोगे बताओ जरा? आप यहाँ पे कौन सा डिवीजन रूल लगाओगे? वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल? आप यहां पे लगाओगे कौन सा डिवीजन रूल? आप यहां लगाओगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो मैंने वैसे ही यहां पे वोल्टेज में लगा दिया। कैसे? टोटल वोल्टेज यहां पे देखो, एक चीज समझना है ये बात। देखो यहां पे जो वोल्टेज दिया 20, कि 20 यहां पे कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/√2 एट एन एंगल 0। फाइन, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं आता। ये हो जाएगा कितना? 20/√2 एट एन एंगल 0। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वी नॉट कैसे निकालना है। वी नॉट कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, मतलब वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया मैंने। और कैसे लगाना है वो आपको पता है ना, सबको पता है। टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय तीनों का सम। ये तो करना है ना, तो कर दिया अपन ने। 20/√2 इंटू -3J डिवाइड बाय 1+4J-3J। इसको पूरा सॉल्व करने पे आप कितना आंसर आ जाए? यहाँ पे 30 वोल्ट आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या पूछा है, आई नॉट आर एम एस की वैल्यू। इसके पहले क्या पूछा था आपसे, वी नॉट आर एम एस, यहाँ पूछा आई नॉट आर एम एस। अगेन यहाँ पे आई बता रहा है करंट के बारे में, नॉट बता रहा है आउटपुट के बारे में, और यहाँ पे जो आर एम एस लिखा है वो बता रहा है कि जो आउटपुट करंट है उसका आपको आर एम एस वैल्यू निकालना है। अब देखो ये आपका करंट है, ये आपका आउटपुट करंट हो गया, मतलब यहाँ पे आपकी आउटपुट करंट है -2J में। तो कैसे करोगे, बहुत आसान। देखो यहाँ से करंट सोर्स है यहाँ पे, तो करंट यहाँ तक तो आ जाए कितना 28 ∠45। अब आपको इसमें करंट निकालनी है, करंट डिवीजन रूल लगाओगे। कैसे, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम, यही होता है ना करंट डिवीजन रूल। देखो क्या हो जाएगा, 28 ∠45 इंटू क्या करना है 1 + 4J डिवाइड बाय 1 + 4J - 2J। इसको सॉल्व कर लो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आई नॉट आर एम एस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपका जो सब इंजीनियर का एग्जाम है, एसएससी जेई का जो एग्जाम है, इनमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। हाँ, इनमें आपके पास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से करना है। देखो कैसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। देखो आपके पास यहाँ पे 30 sin 2t, यहाँ से आपने तुरंत बोल दिया कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ पे आपने तुरंत बोल दिया कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, और बताना है आपको यहाँ पे 4 है, ये 3 हेनरी है, मतलब इंडक्टर है भी, ये 1/6 फैरेड है। तो आपको निकालना है क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। आपको निकालना है पहले यहाँ पे एक्सएल, मतलब इसको आपको रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना है, एक्सी निकालना है, इम्पिडेंस निकालना है, आई आर एम एस जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है इसका आर एम एस वैल्यू निकालना है, एडमिटेंस निकालना है, ठीक है, ससेप्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस ससेप्टेंस निकालना है, रजिस्टर क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, और वीएल निकालना है, और वीसी निकालना है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये ओमेगा = 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 3 हेनरी को पहले चेंज कर दूंगा। तो 3 हेनरी किस में चेंज होगा, 3 हेनरी आपका चेंज हो जाएगा किसमें, J ω L, मतलब J, फिर ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास L की वैल्यू 3, कितना हो चेंज हो जाएगा 4 6J में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप XC को चेंज कर लो किसमें, -J/ωc, उसको चेंज करके कितना बना लोगे आप इसको -3J। अब अगर मैं पूछूं इम्पिडेंस कितना होगा, तो इम्पिडेंस क्या करना, तीनों का सम कर दो, इन तीनों का, क्योंकि ये कितना बन चुका है, ये बन चुका है आपके पास जो 3 हेनरी था, ये बन चुका है आपके पास 6J, ये आपका बन चुका है यहाँ पे कितना -3J। इनका सम कर दो तो क्या आपका एडमिटेंस इम्पिडेंस आ जाएगा 4 + 6J - 3J, कितना आ जाएगा 4 + 3J। इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5 @ 36.86। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये वैल्यू याद रख लो। 4 + 3J को अगर हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको कितना आंसर मिलता है, 5 @ 36.86, ये हमको आंसर मिलता है। याद कर लो इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बनता है, तो इसलिए आप एक बार इसको याद ही कर लो, तो बार बार दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, अब अगर बात करें हम यहाँ पे IRMS के बारे में, IRMS के बारे में, तो अगर हम IRMS निकालें, यहाँ पे करंट का अगर हम RMS वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होगी, देखना यहाँ पे ये जो 30 है, ये कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/√2 @ ∠0, हाँ कि ना, हाँ, डिवाइड बाय इम्पिडेंस, देखिए मैंने यहाँ पे 30/√2 डिवाइड बाय इम्पिडेंस कितना है 5 @ ∠36.86। इसको पूरा सॉल्व कर कितना आ जाएगा 4.24, जो भी आपका रहेगा वो आपकी करंट की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सएल कैलकुलेट कर लिया, एक्सी कैलकुलेट कर लिया, इम्पिडेंस कर लिया, और IRMS भी निकाल लिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एडमिटेंस। देखो एडमिटेंस क्या होता है, 1/Z होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या जो 4 + 3J है ना, इसको 1/4 + 3J कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडमिटेंस आ जाएगा। ये देखो ऐसे मैंने किया, यहाँ पे एडमिटेंस क्या होता है 1/ इम्पिडेंस, तो बस आप उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो तो 1/4 + 3J, इसको रेशनलाइज कर दिया, सॉल्व करने पे आपका इतना कुछ आंसर आ गया। अब देखो जो एडमिटेंस आया है, उसका जो रियल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ससेप्टेंस। तो ये G और B की भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे G और B की वैल्यू भी आ गई, मतलब Y भी आ गया, G भी आ गया और B भी आ गया। अब आपको निकालना है VR, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप। तो अब कैसे करोगे, देखो बहुत आसान है।
आप करंट तो ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, कितना है आपके पास करंट 4.24 एट एन एंगल -36.86। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे VR। उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो 6J का, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे VL। उसमें आप यहाँ पे -3J का मल्टीप्लाई कर दो करंट में, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे VC। आप देख सकते हो, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो VR की वैल्यू क्या किया आपने, करंट में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका VR आ गया। सेम जो आपका IRMS है उसमें आपने 6J का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया आपको VL। सिमिलरली आपने यहाँ पे VC के लिए क्या किया, आपका I करंट लिया और उसमें -3J का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इतना कुछ आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको। मेस और नोडल आप ऑलरेडी डीसी के लिए पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। तो बस इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप मुझे एसी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ना एसी सोर्स है, इसके लिए मेस और नोडल की इक्वेशन बना के दिखा दो, बस हो गया, इतना मुझे चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि कुछ भी चेंजेस में नहीं है, जो आप डीसी के लिए करते थे सेम टू सेम आपको यहाँ पे एसी में भी करना है। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कैलकुलेशन में। वहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल होता था, यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जे वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले चेक करो कितने मेस हैं, तो 1 2 3 3 मेस हैं। कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो टोटल कितनी इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 इक्वेशन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप करंट असाइन कर लोगे। ये करंट आपने I1 असाइन कर लिया, यहाँ पे करंट आपने I2 असाइन कर लिया, और यहाँ पे आपने करंट I3 असाइन कर लिया। I1 I2 I3 करंट आपने असाइन कर लिया। केवीएल लगा दो, फर्स्ट वैल्यू पे मैंने केवीएल लगाया, क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे मैंने केवीएल लगाया, देखना ये हो जाएगा -10 एट एंगल 0 प्लस 1 इंटू I1 -I3 प्लस J1 ब्रैकेट में I1 -I2 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे, देखो इस रूप में जो सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली रूप में क्या केवीएल लग पाएगा, क्या इसमें क्या केवीएल लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। क्यों लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया करंट सोर्स, तो यहाँ पे आपका केवीएल तो लगेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन बोल दोगे, क्योंकि करंट आपकी I2 डाउनवर्ड है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा -5 एट एन एंगल 30, -5 एट एन एंगल 30 आपके पास I2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, I3 निकालना, तो I3 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपली आप इस लूप में केवीएल लगा दोगे। आप इस लूप में जब केवीएल लगाओगे कितना हो जाएगा, 2I3 -J1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, I3 -I2 प्लस 1 इंटू I3 -I1 इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको पास, यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगी। हालांकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है ना, आपको करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एसी में मेस और नोडल कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन मेस का लिया है, एक नोडल का लिया है, एक थेवेनिन का लिया है, एक नॉर्टन का लिया है, एक सुपरपोजिशन थ्योरम का लिया है, और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी क्वेश्चन लिया है। तो मतलब एक तरीके से क्या है, जो अपने डीसी में पढ़ा है उसी को हम एसी में देख रहे हैं कि क्या करना है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जहां पे इंडक्टर होगा ना उसको आप रिएक्टेंस में चेंज कर लोगे, कैपेसिटेंस को भी रिएक्टेंस में चेंज कर लोगे, तो क्वेश्चन क्या बन गया, डीसी वाला क्वेश्चन बन गया। कैसे डीसी वाला बन गया, क्योंकि सारी की सबकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, तो क्वेश्चन डीसी वाला बन गया। वो डीसी है उस पर लगाते रहो। बस दिक्कत कहाँ पे आने वाली, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, क्योंकि जे वाला पार्ट रहेगा। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब ऐड करना हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना, सब्ट्रैक्ट करना हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना, लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवीजन करना हो तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इतने में आपका पूरा एसी वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कब बनता है, ये मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, और आपके एसएससी जेईई में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं, है ना, जो 991 MS होता है वो अलाउड नहीं है, सॉरी ES वाला अलाउड नहीं है, MS अलाउड है। मैं फिर से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है और कौन सा नहीं है आपके मेंस के लिए। तो याद रखना 991 एक आता है ES वाला कैलकुलेटर, 991 ES। ये वाला कैलकुलेटर कुछ जगह अलाउ कर देते हैं और कुछ जगह अलाउ नहीं करते हैं। तो ये वाला कैलकुलेटर आप लोग मत यूज करना। कौन सा करना आप लोगों ने, यहाँ पे 991 MS का, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोडल के थ्रू सॉल्व करना मुझे। तो सबसे पहले मुझे चेक करना कितने प्रिंसिपल नोड हैं, तो 1 2 3 4, 4 प्रिंसिपल नोड हैं। तो कितनी केसल इक्वेशन बनेगी, np-1, तो 3 इक्वेशन मुझे वहाँ पे बनने वाली। डिपेंडेंट सोर्स कितने आपके पास, 0 है, तो मुझे 3 इक्वेशन बनानी है। तो पहले बना दूंगा यहाँ पे v1 की इक्वेशन। v1 क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू tan एंगल 0, पहली इक्वेशन बन गई। फिर आप यहाँ पे केसीएल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1/1 प्लस v2/j1 प्लस v2 माइनस v3/-j1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन आप इस नोट पे केसीएल लगा दो, कैसे लगाओगे, v3 माइनस v2/-j1 प्लस v3 माइनस v1/2, ओके, फिर माइनस 5/30 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v1 v2 v3 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जो कि किसका है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा डीसी में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम करते थे, मतलब करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज के रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते थे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखना, मेरे पास एक करंट सोर्स है 2 sin ओमेगा टी, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 हेनरी है, यहाँ पे 1/2 फैरेड है। जैसे आप इसको हेनरी देखो, इसको फैरेड देखो, सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि इनको पहले रेजिस्टेंस बनाओ, ओम बनाओ। तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखो कि ओम की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल 4j में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही 1/2 फैरेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका -j में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंपीडेंस कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, 1 + 4j और -j, कितना आ जाएगा 1 + 3j, आपका क्या आ गया आपके पास यहाँ पे इंपीडेंस। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा V मैक्स कितना होगा, ये वाली वैल्यू। तो क्या करना है, I × R, ऐसे ही करते हैं ना। करंट सोर्स देखो, अगर करंट सोर्स को ये आपका जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या करते हो आप, ये वाला जो सेम इंपीडेंस है वो सीरीज में आ जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगी I × Z। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 sin 2t, मतलब 2 @ ∠0, और उसमें क्या हो जाएगा, आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, z का, तो 2 @ ∠0 1 + 3j। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 6.32 71.56, कितना हो जाएगा पास आंसर यहाँ पे 6.32 sin 2t 71.56 विल बी योर आंसर। मतलब आपने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया है जहां पे v की वैल्यू इतनी है और z की वैल्यू इतनी है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया है। क्या क्या पढ़ लिया मैंने, मेश पढ़ लिया, नोडल पढ़ लिया, और यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी पढ़ लिया। अब देखते हैं किस में आते हैं अपन, थेवेनिन थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, थेवेनिन थ्योरम में बोला गया है कि एक सर्किट है आपके पास, इसमें एक लोड है यहाँ पे 3 ओम का, आप देख सकते हो यहाँ पे आप पास यहाँ पे 3 ओम का एक लोड है, उसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो कैसे करोगे देखना। तो थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता है, हमको वीटीएस निकालना पड़ता है और हमको आरटीएस निकालना पड़ता है। हालांकि हम यहाँ पे आरटीएस नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जेडटीएच बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसी में रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इंपिडेंस होता है ना। तो हमको इंपिडेंस निकालना है और वीटीएस निकालना है। तो हम इंपिडेंस कैसे निकालते हैं, आपको पता है, सबसे पहला स्टेप होता है लोड को रिमूव करो। तो लोड को मैंने रिमूव कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, तो शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन करो, तो करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया। फिर ओपन सर्किट लोड टर्मिनल जो कि ये है, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट इंपेडेंस देखो, देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है, ये तो पूरा डीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो पूरी इधर जाएगी। तो कहने का मतलब कि 2 और 2j दोनों सीरीज में है, तो इन आपका जो जेडटीएच आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2 + 2j हो जाएगा। फाइन, ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वीटीएच की, कि हमको वीटीएच कैसे निकालना है। वीटीएच निकालने का स्टेप क्या होता है, लोड को रिमूव करो और यहाँ पे दो प्लस - वीटीएच और इसके क्रॉस अब वीटीएच निकाल दो। अब अगर आपको वीटीएच निकाल, तो एक काम करता हूँ मैं, इस लूप में केवीएल लगा दूँ। लगा सकता हूँ क्या केवीएल, नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स, तो यहाँ पे मैं केवीएल नहीं लगाने वाला हूँ। तो मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस लूप में केवीएल लगा दूँ, लगा तो सकता हूँ इसमें केवीएल, लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप। इसका मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता है, लेकिन इनमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब इनमें करंट पता चल जाए।
तो देखो यहाँ पे 5 एट एंगल 30 करंट आ रही है, यहाँ भी 5 एंगल 30 करंट आएगी, इधर कितनी जाएगी 0 एम्पियर, तो इधर कितनी जाएगी पूरी आपके पास 5 एट एंगल 30। अब आप इस लूप में केवल लगा सकते हो, अब आप इस लूप में केवल लगा सकते हो। कैसे लगाओ केवल, -10 एट एंगल 0 माइनस 2 + 2j इंटू 5 एट एंगल 30 प्लस VTH इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगी आपके पास, VTH की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और वैसे ही आप यहाँ पे थेवेनिन करंट भी निकाल लोगे। कैसे, VTH ZTH और यहाँ पे RN। सॉल्व करके आप यहाँ पे I की वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर है चीज क्या सभी को? यहाँ तक कंफर्म करो फटाक से, यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या सभी को? कंफर्म करो। आप लोग को नोट्स नहीं बनाने, बस आपको देखना। नोट्स ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं ना, नोट्स ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड मैंने कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ बोला गया। सेम क्वेश्चन है, मुझे बोला है कि आप इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करके बताओ। तो क्या करते हैं सुपरपोजिशन के लिए, हमें देखते हैं कि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, कितने सब सर्किट बनेंगे हमारे पास? यहाँ पे 2 सब सर्किट बनेंगे। तो पहले सब सर्किट में हम क्या करते हैं कि हम 10 एंगल को 0 को क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं, और 5 10 एंगल 30 को हम ओपन कर देते हैं। तो कर दिया हमने, यहाँ पे देखो इसको ओपन कर देते, डीएक्टिवेट हो गया दोनों एलिमेंट। तो आपका यहाँ पे जो करंट होगा क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 एट एंगल 0 डिवाइड बाय 2 + 2j + 3। सॉल्व कर लिया तो आपके पास आई डैश की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे 5 एट एंगल 30 को कंसीडर करोगे और इसको आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दो, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा। जब आपने 10 एंगल 0 को, सॉरी 5 एट एंगल 30 को कंसीडर किया तो 10 एंगल 0 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा सर्किट आपके पास, ये देखो इसको आपने शॉर्ट कर दिया और आपको यहाँ पे करंट निकालनी है। यहाँ कितनी करंट है, 5 एट एंगल 30, इधर कितनी करंट जाएगी, करंट डिवीजन कैसे, 5 एट एंगल 30 टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 एट एंगल 30 इंटू 2 + 2j डिवाइड बाय 2 + 2j + 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, आई डबल डैश। फिर अकॉर्डिंग टू एसपीटी थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे आई डैश प्लस आई डबल डैश तो क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पे आई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया मैं बताता हूँ। देखो हमने अभी तक यहाँ तक क्या कर लिया, सबसे पहले वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, मेश, नोडल, थेवेनिन और सुपरपोजिशन थ्योरम भी हमने डिस्कस कर लिया। कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा डीसी में कर रहे थे वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जे वाला पार्ट आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, और ये हिट टॉपिक है। मैं फिर से बोलूँगा, एसी में अगर आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो तो एक पार्ट जरूर कर लेना, वो क्या है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि वो हिट टॉपिक है। वहां से क्वेश्चन तो पिन पॉइंट है कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, अब एक क्वेश्चन और दिया यहाँ पे, नॉर्टन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो जैसे सेम क्वेश्चन ही है ना, सेम क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जेडन की वैल्यू, जेडन की वैल्यू जेटीएच के बराबर होती है, तो आपने इसको डायरेक्टली दिया 2 + 2j। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दी। फिर मैं निकालता हूँ यहाँ पे आईएन। आईएन कैसे निकालते हैं, लोड को रिमूव करो और उसको लोड को शॉर्ट करो। तो लोड को रिमूव किया और लोड को शॉर्ट कर दिया और उसमें करंट हमने आईएन निकाल लिया। करंट आईएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ कितनी करंट आएगी, 10 एट एंगल 0 डिवाइड बाय 2 + 2j। यहाँ कितनी आ रही है, 5 एट एंगल 30, तो इधर कितनी जाएगी, दोनों का सम। तो ये कर दो आप, 10 एंगल 0 डिवाइड बाय 2 + 2j प्लस इधर कितनी करंट आ रही है, 5 एट एंगल 30, दोनों का सम कर दिया, आपका आंसर आ गया। फिर आप यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओ, कैसे, करंट सोर्स के पैरेलल में आपका जेडन और उसके पैरेलल में आपका लोड जो आपने रिमूव किया था, और आपको इसमें करंट निकालनी है। तो अगेन क्या लगा दो यहाँ पे, करंट डिवीजन रूल, कैसे, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम। ये आपका आई का वैल्यू आ जाएगा। हम मेन चीज पे आ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे
फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। ये जो मेन चीज़ है आपका, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है और अच्छे से करनी है। थोड़ा ये वाले पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। डीसी में थ्योरम अलग थी, एसी में थ्योरम अलग है। डीसी में हमारा क्या बोलता था कि अगर आपको प्रॉपर्ली समझना, अगर आपको लोड में मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, किसको मैक्सिमम पावर देनी है? लोड को। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू उस सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ये कौन बोलता था मुझे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन डीसी। लेकिन यहां पे एसी में क्या बोलता है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी, यहां पे इंपीडेंस की बात होगी। ओके, यहां पे किसकी बात होगी? इंपीडेंस की बात होगी। तो एक बात ध्यान देना, यहां पे बोला था कि आपके लोड में अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपका जो लोड इंपीडेंस की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस नहीं, लोड इंपीडेंस की वैल्यू जो है वो उस सर्किट के थेवेनिन इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई सर्किट है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, उसमें जो ZTH की वैल्यू आ रही कितना थी? 2+2J। कितनी है? तो 2+2J। तो अगर आपसे पूछा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो तो क्या बोलोगे? जहां पे J वाला पार्ट है ना उसको आप इन्वर्ट कर दो, मतलब अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो 2+2J है तो क्या हो जाएगा? वो 2-2J हो जाएगा। तो ZL की वैल्यू मतलब लोड इंपीडेंस की वैल्यू उस सर्किट के थेवेनिन इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए। देखो ऐसा मत बोलना कि ZL की वैल्यू ZTH के बराबर होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ZL इक्वल्स टू ZTH कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या? अगर 2+2J है वहां पे तो क्या हो जाएगा? वो 2-2J। अगर मान लो ZTH की वैल्यू कितनी है? 1-J, तो ZL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1+J। ऐसा, ठीक है ना। देखिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को कैसे बताया गया है। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क है, यहाँ पे लोड है, तो जब VTH को आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ZTH और ZL में, तो क्या बोलोगे? फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, लोड इंपीडेंस शुड बी इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। जैसे मान लो ZTH की वैल्यू कितनी है? 2+3J है, तो ZL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2-3J होनी चाहिए। इससे होगा क्या सर्किट में? इससे होगा ये कि मान लो यहाँ पे क्या है, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। यहाँ पे 2+3J आएगा, यहाँ पे 2-3J आएगा, तो क्या होगा? जब आप इनको ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ना। तो ये इस बेनिफिट को ध्यान में रख के आपका यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस क्यों बनते हैं वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्पेशल केस क्यों बनते हैं? स्पेशल केस ये बनते हैं कि जैसे मान लो जो लोड है, लोड तो कुछ भी हो सकता है ना। लोड मान लो अगर लाइट लोड है, मतलब रजिस्टिव लोड है। लोड हो सकता है कि आपका कोई फैन है तो आपका वो R और L होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कैपेसिटी लोड भी हो जाता है ना। तो बहुत सारे लोड हो सकते हैं, उस बेस पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब कैसे समझना वो आप समझना, मैं बताता हूँ, देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्वेश्चन बनते भी हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट बन गया, यहाँ पे VTH, यहाँ पे आपके पास है ZTH। DTH में दो पार्ट होंगे, RTH और JXTH। और यहाँ पे जो लोड है ना वो किस क्या है? वो RL है, रजिस्टिव लोड है। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि लोड RL की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? RTH माइनस JXTH के बराबर होनी चाहिए। उससे तो यूनिट मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है। तो अब मुझे बोला है कि RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर Pmax, तो क्या बोलोगे? RL की वैल्यू, तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं क्या कि RTH माइनस JXTH के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है, इधर सिर्फ रियल पार्ट होना चाहिए, इमेजिन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि RL की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? इस सर्किट में जो थेवेनिन इंपीडेंस दिया हुआ है उसके मॉड के बराबर होना चाहिए। मतलब कितना हो जाएगा? RTH का स्क्वायर प्लस XTH के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होनी चाहिए। RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर, उसका अंडर रूट के बराबर आपकी RL की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 3+4J, और कोई पूछे कि यहाँ पे RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर Pmax, तो क्या बोलोगे? RL की वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए फॉर Pmax। सिंपली अगर हम सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे केस 2 के लिए, केस 2 में क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। आपको ये बोला गया है कि लोड इस बार आपके पास क्या रजिस्टिव लोड भी है और इंडक्टिव लोड भी है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ रेजिस्टेंस है। मतलब ये बोले मतलब कि जो एक्सेल है ना ये चेंज हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं बोलते कि एक्सेल की वैल्यू -30 के बराबर हो जाए, नहीं हो पाती, क्योंकि चेंज ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, फिक्स है वो वैल्यू। लेकिन RL की वैल्यू चेंज हो सकती है।
तो अगेन क्वेश्चन ये पूछा कि इस सर्किट में फॉर पी मैक्स RL की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि आपकी जो RL की वैल्यू है वो इस सर्किट का जो इंपिडेंस है उसके मॉड के बराबर होनी चाहिए। तो इस सर्किट में क्या क्या रहा है, RTH, XTH और XL। तो क्या बोलोगे, RL की वैल्यू अंडर रूट ऑफ RTH के स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए किसकी वैल्यू, आपके RL की वैल्यू। यहाँ पे XL की वैल्यू चेंज होगी क्या, कभी चेंज नहीं होगी, तो वैल्यू क्या आपके पास फिक्स है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। थर्ड केस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लोग के मैं डाउट पे देखते चलता हूँ। चलो कुछ भी डाउट अभी तक तो नहीं आया है। एक मिनट, अर्पिता कुछ बोल रही है, क्लियर है, ठीक है। आप लोग CLR लिख देते तो डाउट लगता है इसमें, है ना। CLR बात होता क्लियर होता है ना, ठीक है। इधर भी देख लेता हूँ आप लोग का कुछ विद्युत प्रभाव छाए, आपको कोई डाउट, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। थर्ड केस पे मूव करें अपन, थर्ड केस में मूव किया जाए। चलो हम लोग थर्ड केस पे मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड केस में क्या बोला जाता है देखना आप लोग। थर्ड केस में ऐसा बोला गया कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे जो लोड है वो सिर्फ इंडक्टिव लोड है और वो भी क्या है, वेरिएबल है। तो अब इस केस में क्या बोलोगे कि एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। देखो आपको ये कोशिश करनी है कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए, एक्सएल और एक्सटीएच। तो यहाँ पे मौका है, यहाँ पे मौका है कि अगर एक्सएल की वैल्यू को आप क्या कर दो, माइनस एक्सटीएच के बराबर कर दो, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो क्या बोलोगे, एक्सएल की वैल्यू माइनस एक्सटीएच के बराबर होनी चाहिए, उससे वो क्या मिलेगी, पी मैक्स ज्यादा मिलेगा। उससे होने क्या वाला है कि एक्सएल और एक्सटीएच आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिमिलरली बात करें यहाँ पे, इस बार मुझे क्या दिया गया है कि लोड में क्या है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टिव वाला पार्ट भी है। लेकिन इस बार ऐसा बोला गया है, मतलब रिएक्टेंस भी है, लेकिन इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। इस केस में अब एक्सएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं अगेन बोला, आपको ये कोशिश करनी है कि क्या हम यहाँ पे एक्सटीएच को कैंसिल कर सकते हैं क्या, एक्सटीएच एक्सएल को, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम एक्सएल की वैल्यू को माइनस एक्सटीएच के बराबर कर लें तो हम इसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आपके पास माइनस एक्सटीएच के बराबर होनी चाहिए। चलो किसी को कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्वेश्चंस आ गए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे प्रॉपर्ली देख सकते हो आप लोग, है ना। आपके पास एक नेटवर्क दिया है, इसमें एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये लोड लगा हुआ है। बोला जा रहा है कि इसमें RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू इट। अब देखो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, इसको लोड मान के पहले आप ZTH की वैल्यू निकाल लोगे। तो ZTH की वैल्यू कितनी होगी, हेलो सर अभी क्लास में हूँ, करता हूँ 5 मिनट से कॉल। ठीक है। देखो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको ओपन कर लोगे, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे शॉर्ट, क्योंकि दोनों वोल्टेज सोर्स है। तो अब देखोगे आप यहाँ से देखोगे तो क्या करंट यहाँ से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो 6 + 8J पैरेलल 6 + 8J सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 + 4J आपके पास यहाँ पे ZTH की वैल्यू तो आ गई। अब आपको बतानी है यहाँ पे RL की वैल्यू। तब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 - 4J के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, RL की वैल्यू यहाँ पे जो ये RL है, यहाँ पे जो RL है इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इस सर्किट के मॉड के बराबर होनी चाहिए। कितना, 3 + 4J का मॉड कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितने बराबर, 5 के बराबर होनी चाहिए। कितना आसान है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी देख लो आप लोग, यहाँ पे आपके पास ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर P मैक्स। तो अगेन क्या करोगे आप, लोड को ओपन किया और ZTH की वैल्यू निकाल ली। ZTH की वैल्यू निकालने पे कितना आ गया, 2 + 2J। तो ZL की वैल्यू क्या है, ZL वेरिएबल है पूरा, मतलब रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है और एक्चुअली वेरिएबल है। तो क्या बोलोगे, ZL की वैल्यू ZTH के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए। कितना हो जाएगा ये, 2 - 2J। पहले कितना था, 2 + 2J था, तो क्या हो जाएगा ये 2 - 2J में कन्वर्ट हो गया। जे वाले पार्ट को माइनस कर देना है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, P मैक्स, अच्छा इसमें P मैक्स भी निकाला है। तो क्या करना है आपको, VTH निकालना है। VTH निकालने के बाद क्या करना है आपको,
VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे केसेस भी बताए हैं और यहाँ पे आपका जो AC वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट्स ऑलरेडी आपके पास है ना, ये वाले जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप इस नोट्स के थ्रू अपने तरफ से और रिवाइज करिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छा खासा आपका प्रिपेयर हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट में जो क्लास होगी उसमें हम आप लोग का स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रांजिएंट एनालिसिस। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट है नेटवर्क का, जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है नहीं डिफिकल्ट, बहुत आसान है, लेकिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो वो पार्ट हम आज यहाँ पे करने वाले हैं इवनिंग में। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और जो भी अपने आपके फ्रेंड्स आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, वो भी आपके इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में लेक्चर चल रहे हैं, आपको कोई भी इसलिए पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबडी। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है तो पूछते जाइए। इस बार हमारा मेन एम है सिलेक्शन। ओके, गुड डे।